दोस्तों, एक पिता और उसके दो बेटे कुंभ मेले में घूमने आते हैं। तो वहां घूम रहे होते हैं, तभी अचानक उसके बड़े बेटे की नज़र एक साध्वी पर पड़ती है। अब जैसे ही वो साध्वी को देखता है तो साध्वी का चेहरा उसे जानी पहचानी सी लगती है और कुछ देर ध्यान से उसे देखने के बाद अचानक उसे माँ कह देता है। अब जैसे ही साध्वी देखती है कि कोई उसे माँ कह रहा है तो वो उस बच्चे की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वो उस बच्चे की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद जब बेटा साध्वी को माँ कहकर पुकारता है तो उसका पिता भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगती हैं। आखिर कौन थी साध्वी और बच्चे ने उससे माँ क्यों कहा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए कृपया हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उमेश नाम का एक लड़का है जो प्रयागराज के पास एक गांव में रहता है और उसकी अभी अभी शादी हुई है और शादी के बाद वो बड़ा ही खुश है। समय है 2002 का। 2002 में उसकी शादी हुई है और पत्नी का नाम है रोशनी। उमेश के घर में और कोई नहीं, बस वो दोनों ही पति पत्नी हैं और एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने की बात करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ उमेश को एक बेटा हो जाता है। 1 साल बाद, उनकी शादी के लगभग 1 साल बाद उनको बच्चा हो जाता है जिसका नाम वो दीपक रखते हैं। उमेश और रोशनी दोनों ही बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन इधर रोशनी उमेश से कहती है कि ऐसे कैसे समय बीतेगा। अब उमेश पूछने लगता है क्यों, क्या हुआ, ऐसे कैसे समय नहीं बीतेगा। तो वो कहने लगती है कि तुम छोटा मोटा काम करते हो और बच्चों का भविष्य भी है, उनका भविष्य भी अच्छा बनाना है, ऐसे कब तक चलेगा। क्योंकि उमेश अब तक मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। अब ये बात सुनकर उमेश की इस बात पर विचार करने लगता है और वो सोचता है कि हाँ, मुझे भी बड़ा करना चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों का भविष्य संभाल सकूं। ये सोचकर कि मैं भी अच्छा कमा सकूं, उमेश इधर उधर ऐसे काम ढूंढने लगता है और वो काम करने के बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा सके। इसके बाद उमेश वहाँ के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करने लगता है। ठेकेदार उसकी बातें समझ जाता है और उसकी बात समझने के बाद उसे काम बता देता है और कहता है कि तुम्हें सेटरिंग का काम करना सीख लेना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। यह सुनने के बाद उमेश ने यह निश्चय कर लिया कि उसे सेटरिंग का काम अच्छे से सीखना है ताकि यह काम करके वह अपने बच्चों को तरक्की की ओर ले जा सके और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सके। यह सोचकर कि वह कर सकता है, उमेश ने सेटरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। अब उमेश को यह काम सीखते हुए 2 साल हो गए और वह इस काम में लगभग पारंगत हो गया था। बाद में उमेश की पत्नी भी गर्भवती हुई और उसने एक और लड़के को जन्म दिया। जब उमेश के 2 बच्चे हो गए तो उस दौरान एक दिन शाम को उसकी पत्नी अपने पति से वही बात दोहराने लगी जो उसने पहले कही थी। यह सुनकर उमेश ने अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, मैं काम सीख रहा हूँ और कुछ दिनों बाद मैं अपना काम शुरू कर दूंगा और उसके बाद अच्छा मुनाफा होगा। इसके बाद उमेश भी इस बात पर ध्यान देता है और कहता है कि मेरी पत्नी सही कह रही है और मुझे अपने दम पर कुछ करना चाहिए। यह सोचकर उमेश अब आगे काम शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसे उस काम को करके ज़्यादा कमाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पर काम बहुत कम होता है और उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। यानी इस तरह का काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और जब सब कुछ हिसाब करके देखा जाता है तो उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं जितना उमेश को मजदूरी के तौर पर मिलते थे। यह देखकर उमेश काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और फिर वह कठोर निर्णय लेता है। उसने सुना था कि मुंबई में इस काम का काफ़ी स्कोप है और अगर मैं वहां जाकर एक काम करूंगा तो मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा। एक दिन शाम को वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ज़रूर वहां जा सकते हो और मैं आराम से बच्चों की देखभाल करूंगी। उमेश भी ये काम अच्छे से जानता था, तो इसके बाद उमेश वहां से मुंबई चला जाता है और मुंबई में ही रहता है। वो जाकर एक काम शुरू कर देता है
सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उमेश ने सोचा था। यहाँ उसका काम अच्छा से चलने लगता है क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत कम था और काम बहुत था, इसलिए उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। उमेश अपने गांव के कुछ लोगों को भी काम पर रखा था जो उसके काम में उसकी मदद करते थे और वो भी उस काम से अच्छे पैसे कमा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और उमेश को वहाँ रहते करीब 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल तक उमेश अपनी पत्नी को अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे भेजता रहता है और फ़ोन पर उसका हालचाल पूछता रहता है। लेकिन 6 साल बाद अचानक उसके गांव से उसके बच्चे का फ़ोन आता है, यानी कि उनके बड़े बेटे दीपक ने उन्हें फ़ोन किया और वो कहता है कि पापा जब हम स्कूल से वापस आए तो घर के अंदर माँ को कहीं नहीं पाया। अब यह सुनकर उमेश थोड़ा हैरान और चिंतित हो जाता है और उसके बाद वह अपने बेटे को समझाता है कि बेटा शायद वह कहीं बाहर गई होगी और 1-2 घंटे में वापस आ जाएगी, नहीं तो वह सुबह तक ज़रूर वापस आ जाएगी। यह कहकर उसने अपने बच्चों को समझा दिया था और जो व्यक्ति गांव में उसके पास काम किया करते थे उन्हीं के घर में से किसी महिला को अपने घर भेज देता है और कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद जो व्यक्ति उसके लिए काम करता था उसकी पत्नी उसके घर जाती है और बच्चों की देखभाल करती है। अगला दिन आता है और दूसरे दिन जब वह पता करने के लिए सुबह सुबह फ़ोन करता है तो उसकी पत्नी अभी भी घर में नहीं आई थी। अब यह बात उमेश को परेशान करती है और वह सोचने लगता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। यह सोचते हुए वह वहाँ से सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है। घर जाकर बच्चों से बात करता है और उनसे पूछता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई होगी। तो बच्चे जवाब देते हैं कि पापा हमें नहीं पता मम्मी कहाँ गई होगी क्योंकि हम तो स्कूल जाते थे। उसके बाद उमेश अपने मोहल्ले में पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है। अगर उसने किसी को इस बारे में बताया हो तो वो बताएं, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा होता है। दरअसल उसके मोहल्ले में रहने वाली एक महिला जो दूसरे घरों में ताक झांक करती थी उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद उमेश को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उमेश अपनी पत्नी रोशनी से बहुत प्यार करता था और इधर रोशनी भी उमेश से प्यार करती थी। लेकिन वो महिला बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर एक भिखारी आता था और मेरे हिसाब से आपकी पत्नी उस भिखारी के साथ भाग गई है, क्योंकि अक्सर वो भिखारी आपके घर में 3 से 4 घंटे रुकता है क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और पर्दे के पीछे आपकी पत्नी उस भिखारी के साथ रहती है। उस भिखारी की उम्र ज़्यादा नहीं है, उसकी उम्र 27 से 28 साल है और वो हर 10 से 12 दिन में गांव में भीख मांगने आता था, लेकिन जब भी आता था आपके घर ज़रूर जाता था। इस बात पर उमेश को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो मामले की जांच करता है और लोगों से पूछता है, जब वो पूछता है तो उसे वहाँ से भी इस बात का इशारा मिलता है और लोग उसे बताते हैं कि हाँ हमने भी कुछ ऐसा देखा है और हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। जब वो सबकी बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर एक भिखारी के साथ भाग गई है, वरना ऐसी औरत इस गांव के बीच कैसे गायब हो सकती है। इसके बाद उमेश कई दिनों तक अपनी पत्नी को लौटने का इंतज़ार करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं चलता। उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अपनी माँ को बहुत याद कर रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। उमेश अपने बच्चों को सांत्वना देता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मम्मी कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी, और ये कहकर उन्हें चुप करा देता है। लेकिन बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत रो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी माँ की राह देखना बंद कर देते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। इसके बाद वो निर्णय लेता है कि अब वह मुंबई नहीं जाएगा, वह अपने बच्चों की देखभाल यहीं करेगा और वहीं रहने लगता है। लेकिन गांव के उसे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिसके बाद वह वापस मुंबई जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि गांव में चर्चा थी कि 2 बच्चों की मां एक भिखारी के साथ भाग गई। जबकि उमेश के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी।
उसने उस भिखारी में ऐसा क्या देखा। अब यह सुनने के बाद उमेश थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसके बच्चों को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा यदि वे बच्चे यहाँ रहे तो। यदि वह रहेगा तो उसे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और इससे उसका जीवन प्रभावित हो सकता है। यह सोचकर वह अपने बच्चों के साथ मुंबई जाने का निर्णय लेता है और वहाँ से वह अपने बच्चों के साथ सीधा मुंबई चला जाता है और वहाँ अपना काम शुरू कर देता है। वह उनका ख्याल रखना शुरू कर देता है और वहीं रहकर बच्चों की पढ़ाई कराता है और अपनी नौकरी भी देखता है। बच्चे भी अपने पिता को परेशान नहीं करते और अपनी पढ़ाई पर खूब जोर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ उमेश को वहाँ रहते हुए 4 साल बीत चुके थे। मतलब अब समय आ गया था 2013 का। 2013 के शुरुआत में एक दिन शाम को पूरा परिवार टीवी देख रहा था, यानी उमेश और उसके दोनों बच्चे टीवी पर एक फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में अचानक कुंभ मेले का जिक्र आता है। अब इस बात को सुनकर जो उसका बड़ा बेटा दीपक होता है, वह अपने पिता से पूछने लगा कि पिताजी यह कुंभ मेला क्या है। अब जब पिता देखता है कि यहाँ रहकर उसके बेटे अपने संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो उसे बताने लगता है कि बेटा, कुंभ मेला यहाँ पर लगने वाला एक उत्सव है। मेला ऐसे ही होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। दरअसल उस मूवी में एक सीन था जहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि मेरा जुड़वा भाई मेले में बिछड़ गया और उसके बाद अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वह अलग अलग भेष बनाता है और बार बार उसे मूवी में कुंभ मेले का जिक्र सुनाई देता है। तो पिता अपने बेटे को कुंभ मेले के बारे में सब कुछ समझाता है और बताता है कि बेटा, कुंभ मेला ऐसे ही लगता है। तो बेटा कहने लगता है कि पिताजी, क्या हम भी कुंभ मेला देख सकते हैं। अब जब पिता यह सुनता है तो वह थोड़ी देर के लिए यहीं पर खड़ा हो जाता है। वह इस बारे में सोचने लगता है। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ ही दिनों में कुंभ मेला आने वाला है और बच्चे कुंभ मेला देखना चाहते हैं, तो क्यों न उन्हें कुंभ मेला लेकर जाया जाए। वह अचानक से अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा, क्या तुम सच में कुंभ मेला देखना चाहते हो। तो बेटा जवाब देता है कि हाँ पिताजी, मुझे कुंभ मेला देखना है। यह कैसा मेला है जिसमें लोग भी बिछड़ जाते हैं। तो उसके बाद पिता अपने दोनों बेटों को कुंभ मेले में जाने की तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में कुंभ मेला शुरू होने वाला था। इसलिए वह कहता है कि बेटा हम अभी जाएंगे और आराम से समय बिताएंगे, क्योंकि अब तक उमेश ने काफ़ी पैसा कमा लिया था। इसलिए वह कहता है कि वह कुछ दिन वहीं पर रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर बेटा काफ़ी खुश हो जाता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। पिता अपने बेटे को गले लगाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि कभी उसकी पत्नी ने भी यह कुंभ मेला देखने के लिए कहा था, लेकिन उसने परिवार की वजह से ऐसा करने से मना कर दिया था। जिम्मेदारी होने के कारण वह अपनी पत्नी को यह मेला नहीं दिखा पाया था। इसके बाद पूरा परिवार अच्छे से तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद पिता अपने दोनों बच्चों को कुंभ मेला दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। अब वहां से लौटने में उन्हें काफ़ी समय लगता है और वैसे भी रास्ते में रुक रुक कर आ रहे थे। जहाँ पर भी कोई घूमने लायक जगह मिलती वो वहाँ रुक जाया करते थे और घूमते फिरते वह कुंभ मेले में पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद जो पिता होता है वहाँ पर ठहरने का व्यवस्था कर लेता है और अपने बच्चों को कुंभ मेले की प्राथमिकताओं के बारे में बताना शुरू किया कि यहाँ क्यों मनाया जाता है, यहाँ आने का क्या महत्व है और हमें यहाँ क्यों आना चाहिए। पिता अपने दोनों बेटों के साथ बातें करते हुए कुंभ मेले में घूम रहे थे, लेकिन तभी उनके बड़े बेटे दीपक की नज़र एक साध्वियों के झुंड पर पड़ी। इसमें से वह एक साध्वी को बड़े ध्यान से देख रहा था और वह उसे कुछ देर तक ध्यान से देखता रहा। इसके बाद वह अचानक उसे जोर से माँ कहकर पुकारता है। अब यह आवाज़ सुनते ही जिस साध्वी की तरफ वह देख रहा था वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। इस बीच उसके पिता भी अपने बेटे की तरफ देखने लगे, लेकिन जैसे ही साध्वी ने उस बच्चे को और उसके पास खड़े उमेश को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
दरअसल दोस्तों, सामने जो साध्वी थी वह कोई और नहीं बल्कि उमेश की पत्नी थी, जो 4 साल पहले उमेश के घर से एकदम से गायब हो गई थी और लोग बता रहे थे कि भिखारी के साथ भाग गई थी। अब उमेश जैसे अपने पत्नी को देखता है तो थोड़ी देर देखने के बाद वह उसे पहचान लेता है। इसके बाद उमेश के मन में कई सवाल आते हैं। वह अपनी पत्नी से पूछना चाहता है कि वह इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या गांव वाले जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं। इसलिए उमेश अपने दोनों बच्चों के साथ उस साध्वी की झुंड की ओर जाने लगता है। इधर जो साध्वी होती है वह झुंड में से निकलकर उमेश के पास आ जाती है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी जो बेटा दीपक होता है वो कहता है कि माँ, आप कहाँ गई थी? क्या आपको पता है हमने आपको कितना याद किया है? ये सुनकर साध्वी फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा, मेरी मति मारी गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर आ गई थी। ऐसा कहते हुए वह फुट फुट कर रोने लगती है। लेकिन तभी उमेश सबसे पहले उसे चुप करा देता है और कहता है कि सबसे पहले चुप हो जाओ और चुप होने के बाद मुझे ठीक से बताना कि तुम कहाँ गई थी और सब सच सच बताना, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। गांव वाले तो एक गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि तुम एक भिखारी के साथ भाग गई थी और वह काफ़ी देर तक तुम्हारे घर के अंदर बैठा करता था। इसके बाद रोशनी उमेश को आप बीती बताने लगती है और कहती है कि हाँ, मैंने भी यह सुना था और यह सुनने के बाद ही मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आई। वह कहती है कि वास्तव में मैं उस भिखारी के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझसे कहा कि मोक्ष एक अलग चीज़ है और मोक्ष के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है, तभी हमारा अगला जन्म अच्छा होता है। इन सब बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा और इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर उस भिखारी के पास चली गई थी मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ गई, करीब 7-8 दिन बाद मुझे उसका असली चेहरा दिख गया। वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैं किसी तरह से उससे खुद को छुड़ाने में कामयाब हुई और वहाँ से भाग आई। जब मैं दोबारा अपने गांव पहुँची तो वहाँ पर मेरे बारे में एक अफवाह फैल रही थी, जिस अफवाह को तुम अभी बता रहे हो। पहले तो मैंने सोचा कि घर जाकर आपको बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह इतने दिनों से व्यर्थ ही मेरे पास आ रहा है और इतने दिनों के हिसाब से यह साबित होता है कि मैं सच में उसके साथ भाग गई और अब मैं कौन सी मुँह लेकर आपके पास आऊँ। यह सोचकर मैं वहाँ वापस आ जाती हूँ और ऐसे ही इधर उधर अपना समय बिताने लगती हूँ और घूमते घूमते मुझे साध्वियों का झुंड मिल जाता है, जहाँ पर ये सभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भिक्षा मांगा करते हैं और भिक्षा मांगकर अपना समय व्यतीत किया करते हैं। इसके बाद इन लोगों के साथ आ गई और यहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस वजह से मैं इन साध्वियों के साथ रहा करती हूँ, लेकिन अब तक मैंने इनके साथ काफ़ी समय बिताया है। यह सुनकर उमेश भी काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी से अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। वह कहता है कि रोशनी, मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की बातों का मेरे दिमाग पर असर हुआ और इसलिए मैं अपने बच्चों को वहाँ से मुंबई ले गया ताकि उन्हें अपने जीवन में कोई कठिनाई न आए, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी माँ एक भिखारी के साथ भाग गई तो उनके जीवन पर इसका बहुत असर होगा। लेकिन आज भगवान की इच्छा से हम दोनों फिर से एक हो गए और इसके बाद हम अपना जीवन एक साथ खुशी खुशी बिताएंगे। अब रोशनी वहाँ से उमेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जिन साथियों के साथ वह रहा करती थी उनसे इजाज़त लेती है और वे खुशी खुशी उसे विदा करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो बेशक रह सकती हो। जब तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम्हारा पति भी है तो उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। रोशनी अब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती है और फिलहाल उसके बड़े बेटे की शादी भी हो गई है। उनका एक पोता है और वह भी उसे पाकर बहुत खुश है। रोशनी, उमेश और उनके 2 बेटे वहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं और अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।